वेलकम टू दिस इंडियन ज्योग्राफी मास्टर क्लास। आज का ये डीप डाइव सेशन बहुत ही एक्साइटिंग और नॉलेज से भरा होने वाला है। लेट्स अनपैक दिस। हमारे पास आज सोर्सेज का एक जबरदस्त स्टैक है जो डायरेक्टली एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से डिजाइन किया गया है। स्टेट पीसीएस और यूपीएससी एग्जाम्स में ज्योग्राफी हमेशा एक मेक और ब्रेक सेक्शन होता है, तो इस मास्टर क्लास का गेम प्लान क्या है? हाँ, और आज का मिशन बिल्कुल क्लियर और हाईली फोकस्ड है। हमारा एम इन सोर्स मटेरियल्स यानी इन स्लाइड्स का एक डीप डाइव करना है ताकि ज्योग्राफी का एक सॉलिड फाउंडेशन बन सके। हमारा अप्रोच विजुअली ड्रिवन और स्ट्रक्चर्ड होगा। हम एक एक करके स्लाइड बाय स्लाइड जाएंगे, मैप पर मार्क किए गए आइकॉन्स और फैक्ट्स को डिकोड करेंगे और अपना पूरा ध्यान एग्जाम ओरिएंटेड क्लैरिटी पर रखेंगे। किसी भी बाहरी इंफॉर्मेशन में भटकने के बजाय स्ट्रिक्टली इन विजुअल्स और डेटा पॉइंट्स को मास्टर करेंगे। चलो बिना टाइम वेस्ट किए अब सबसे पहली स्लाइड देखते हैं। राइट, विजुअल डिकोडिंग सबसे बेस्ट रहती है मेमोरी के लिए। देखो, इस पहली स्लाइड में भारत का मैप बहुत ही क्लियर तरीके से दिखाया गया है। इसमें स्टैंडर्ड मेरिडियन और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के साथ साथ लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड की ग्रिड लाइंस डिस्टिंक्टली मार्क्ड हैं। हेडिंग बिल्कुल क्लियर है, भारत की स्थिति और विस्तार। अगर हम बुलेट पॉइंट्स पर ध्यान दें तो भारत का सबसे उत्तरी बिंदु यानी नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट इंदिरा कोल है जो लद्दाख में मार्क किया गया है। उसी तरह सबसे दक्षिणी बिंदु सदर्न मोस्ट पॉइंट इंदिरा पॉइंट है जो अंडमान निकोबार आइलैंड्स में स्थित है। मैप पर एक और क्रूशियल डेटा है कि भारत की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर है और द्वीपों सहित भारत की कुल तटरेखा की लंबाई 7,516.6 किलोमीटर है। एक मिनट, यहाँ एक छोटी सी डाउट है इस टेक्स्ट से जो शायद एग्जाम में कंफ्यूजन क्रिएट कर सकती है। क्या इस 7,516.6 किलोमीटर के फिगर में आइलैंड्स भी शामिल हैं? बिल्कुल, स्लाइड के टेक्स्ट में स्पेसिफिकली लिखा है कि द्वीपों सहित भारत की कुल तटरेखा की लंबाई। इसका सीधा मतलब यही है कि अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप जैसे आइलैंड्स इस मेजरमेंट में ऑलरेडी शामिल हैं। अच्छा, और ये एमसीक्यू बॉक्स देखो, ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट लग रहा है। पूछा गया है विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना % भारत कवर करता है? एकदम सही स्पॉट किया। इस हाईलाइटेड बॉक्स के अनुसार इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है, यानी 2.42%। ये स्लाइड भारत के ज्योग्राफिकल एक्सटेंट को विजुअली और फैक्चुअली परफेक्टली समराइज करती है। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। इसमें तो काफी ग्लोइंग आइकन्स दिख रहे हैं, राइट? हाँ, देखो, इस स्लाइड में एक 3D मैप का यूज किया गया है जिसमें अलग अलग माउंटेन पीक्स को ग्लोइंग जेम लाइक आइकन से मार्क किया गया है। इसका टाइटल है भारत के प्रमुख पर्वत और चोटियां। यहाँ क्लियर टर्म्स में दिया गया है कि भारत की सबसे ऊंची चोटी K2 या गॉडविन ऑस्टिन है, लेकिन साथ ही लिखा है कि पूर्णतः भारत में स्थित हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा है जो सिक्किम में है। इसके अलावा सबसे प्राचीन अरावली पर्वत की सर्वोच्च चोटी गुरु शिखर को मार्क किया गया है और दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अन्नामुडी है जो केरला रीजन में दिखाई गई है। यहाँ एक सवाल तुरंत ध्यान में आ रहा है क्योंकि वर्ड्स का काफी खेल है। पूर्णतः रूप से यानी इंटायरली इंडिया में स्थित हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी लिखी है यहाँ? स्लाइड की बुलेट पॉइंट को ध्यान से पढ़ें तो आंसर क्लियर है। पूर्णतः भारत में स्थित हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कंचनजुंगा है जो सिक्किम में स्थित है। ये पूर्णतः वर्ड ही एग्जाम में डिफरेंस क्रिएट करता है। और यहाँ एक एमसीक्यू भी फ्लैश हो रहा है जो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस के लिए इंपॉर्टेंट लग रहा है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? स्लाइड की लेबल्स के मुताबिक इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी अनायमुदी है। ये स्लाइड पर्वत श्रृंखलाओं के हाईएस्ट पॉइंट्स और उनके स्टेट्स को माइंड मैप करने में बहुत हेल्पफुल है। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। मैप पर ये रेड पिन्स काफी प्रोमिनेंट हैं। सही कहा। इस मैप पर भारत के प्रमुख दर्रे या मेजर पासेस को रेड पिन्स के थ्रू दर्शाया गया है। यहाँ लिखा है कि श्रीनगर को लेह से जोजी ला दर्रा जोड़ता है। सिक्किम के पास प्रसिद्ध नाथुला दर्रा स्थित है। साउथ में देखें तो केरला और तमिलनाडु को पालघाट दर्रा जोड़ता हुआ दिखाया गया है और मनाली को लेह से रोहतांग दर्रा जोड़ता है। एक डायरेक्ट क्वेश्चन इस टेक्स्ट से बनता है, पालघाट पास किन दो स्टेट्स को जोड़ता है? एग्जाम में ऐसी लोकेशंस बहुत पूछी जाती हैं। मैप की पिन और टेक्स्ट दोनों स्ट्रिक्टली अग्री करते हैं कि पालघाट दर्रा
केरला और तमिलनाडु को आपस में जोड़ता है। ये पॉइंट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट लग रहा है। इस एमसीक्यू बॉक्स में दिया है कि श्रीनगर को लेह से कौन सा दर्रा जोड़ता है। हाइलाइटेड टेक्स्ट और पिन्स के हिसाब से इसका सही जवाब ऑप्शन बी जोजिला है। ये स्लाइड इंपॉर्टेंट ट्रांसपोर्ट चोक पॉइंट्स को ज्योग्राफी के थ्रू क्लियरली समझाती है। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। ये मैप तो पूरा ब्लू लाइन से भरा हुआ है। हाँ, देखो इस स्लाइड में उत्तर भारत की नदियों का सिस्टम समझाया गया है। मैप पर ब्लू रिवर पाथ्स दिखाए गए हैं जो नॉर्थ इंडिया से वाइंडिंग फ्लो में बहते हैं। टेक्स्ट के अनुसार सिंधु नदी का उद्गम मानसरोवर झील तिब्बत से होता है। ये स्लाइड बताती है कि भारत की सबसे लंबी नदी गंगा है, जिसकी टोटल लंबाई 2525 किलोमीटर दी गई है। ब्रह्मपुत्रा नदी के बारे में लिखा है कि इसको तिब्बत में ताशपो के नाम से जाना जाता है। और एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली ब्रह्मपुत्रा नदी पर ही स्थित है। एक स्पेसिफिक फैक्ट कंफर्म करना था मुझे। इंडिया की सबसे लंबी नदी की एग्जैक्ट लेंथ क्या दी गई है इस टेक्स्ट में? स्लाइड पे फिगर्स एकदम क्लियर हैं। भारत की सबसे लंबी नदी गंगा है और उसकी लंबाई एग्जैक्टली 2525 किलोमीटर दर्ज की गई है। स्लाइड के इस एमसीक्यू सेक्शन का आंसर ऑप्शन सी पद्मा है। ये नॉर्थ इंडियन पेरिनियल रिवर सिस्टम्स की एक बेसिक विजुअल एनाटॉमी थी। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। यहाँ एरोस की डायरेक्शन पिछली स्लाइड से अलग लग रही है। देखो इस स्लाइड में मैप का फोकस साउथ की तरफ शिफ्ट हो गया है। यहाँ एरो इंडिकेटर्स बनाए गए हैं जो क्लियर करते हैं कि नदियों के बहने की दिशा यानी डायरेक्शन ऑफ फ्लो क्या है। टॉपिक है प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ। यहाँ स्पेसिफिकली बताया गया है कि नर्मदा और ताप्ती पश्चिम यानी वेस्ट की ओर बहने वाली नदियां हैं और ये रिफ्ट वैली में बहती हैं। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी गोदावरी दर्शाई गई है। एक लेबल ये भी है कि वृद्धा गंगा के नाम से गोदावरी को जाना जाता है और दक्षिण भारत की गंगा कावेरी नदी को कहा गया है। यहाँ टर्मिनोलॉजीज में थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है एग्जाम के टाइम। वृद्धा गंगा किस नदी को कहा गया है इस स्पेसिफिक टेक्स्ट में? टेक्स्ट में डायरेक्टली मेंशन किया गया है कि वृद्धा गंगा के नाम से गोदावरी को जाना जाता है। और ये एमसीक्यू बॉक्स डेफिनेटली एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट लग रहा है, जहां डायरेक्शंस को टेस्ट किया जा रहा है। कौन सी प्रायद्वीपीय नदी पश्चिम की ओर बहकर अरब सागर में गिरती है? मैप के डायरेक्शनल एरोज और टेक्स्ट को देखकर सही आंसर ऑप्शन डी नर्मदा है। ये स्लाइड पेनिनसुलर ड्रेनेज पैटर्न का एक जबरदस्त विजुअल ब्रेकडाउन है। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। इस बार मैप पर वाटर ड्रॉप आइकन्स यूज हुए हैं, राइट? बिल्कुल। इस स्लाइड में भारत के मैप पर अलग अलग जगहों पर छोटे वाटर ड्रॉप आइकन्स बने हैं जो मेजर लेक्स और वाटरफॉल्स को इंडिकेट कर रहे हैं। टाइटल है भारत के प्रमुख जलप्रपात और झीलें। यहाँ फैक्ट्स दिए गए हैं कि भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील वुलर झील है जो जम्मू एंड कश्मीर में मार्क की गई है। भारत का प्रसिद्ध जोग जलप्रपात शरावती नदी पर कर्नाटका में स्थित है। एक यूनिक फैक्ट यह है कि विश्व का एकमात्र तैरता हुआ पार्क लोकतक झील में है जो मणिपुर में है, और भारत की सबसे बड़ी लगून यानी खारे पानी की झील चिलिका झील है जो ओडिशा के तट पर दिखाई गई है। Here's where it gets really interesting. तैरता हुआ यानी फ्लोटिंग पार्क किस झील में दिखाया गया है? स्ट्रिक्टली स्लाइड पर लिखे टेक्स्ट के अनुसार विश्व का एकमात्र तैरता हुआ पार्क लोकतक झील में स्थित है जो मणिपुर में आती है। ये पॉइंट एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट लग रहा है। एमसीक्यू में सीधा सवाल है कि भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? डेटा पॉइंट्स के अनुसार सही आंसर ऑप्शन बी वुलर झील है। ये वाटर बॉडीज की मैपिंग को लेकर काफी शार्प समरी है। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर वाले आइकन्स हैं, जैसे छोटे छोटे डैम्स बनाए गए हैं। हाँ देखो, इस स्लाइड के मैप पर फोकस इंफ्रास्ट्रक्चर पर ही है। छोटे डैम स्ट्रक्चर्स के आइकन्स रिवर्स के ऊपर प्लेस किए गए हैं। हेडिंग है प्रमुख बंद और बहुउद्देशीय परियोजनाएं। फैक्ट्स के अनुसार भारत का सबसे ऊंचा बंद तेहरी बंद है जो भागीरथी नदी पर स्थित है। भाखरा नांगल परियोजना सतलज नदी पर दिखाई गई है। वहीं भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुड बंद है जो महानदी पर बना है, और नागार्जुना सागर बंद को कृष्णा नदी पर आंध्र प्रदेश में मार्क किया गया है। एग्जाम में टर्म्स लाइक लॉन्गेस्ट और हाईएस्ट हमेशा क्लैश करते हैं दिमाग में। टेक्स्ट के मुताबिक सबसे ऊंचा बांध किस नदी पर है? टेक्स्ट को एक्सट्रैक्ट करें तो क्लियर लिखा है कि भारत का सबसे ऊंचा बांध तेहरी बांध है,
और यह भागीरथी नदी पर स्थित है। और ये एमसीक्यू भी बहुत रेलेवेंट लग रहा है, जहां पूछा गया है कि हीराकुड बांध किस नदी पर बनाया गया है। मैप और बुलेट पॉइंट्स को चेक करें तो सही आंसर ऑप्शन सी महानदी है। यह डैम प्रोजेक्ट्स का एक बहुत ही एग्जाम फोकस्ड स्नैपशॉट था। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। इस मैप में वेदर पैटर्न्स काफी क्लियरली ड्रॉन लग रहे हैं। देखो, इस स्लाइड में मैप पर रेन क्लाउड्स और लार्ज विंड एरोज का विजुअल है, जो मॉनसून पैटर्न्स और विंड मूवमेंट को इंडिकेट कर रहे हैं। टॉपिक है भारत की जलवायु। यहाँ दिया गया है कि उत्तर पश्चिम भारत में शीतकालीन वर्षा यानी विंटर रेन पश्चिमी विक्षोभ या वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस के कारण होती है। प्री मॉनसून वर्षा को केरला में आम्र वर्षा या मैंगो शावर्स के नाम से लेबल किया गया है। भारत में सर्वाधिक वर्षा मौसिनराम मेघालय में मार्क की गई है। और आखिरी पॉइंट ये है कि लौटते हुए मॉनसून से सर्वाधिक वर्षा तमिलनाडु के कोरोमंडल तट पर होती है। टर्म्स और स्पेसिफिक इवेंट्स काफी पूछते हैं। मैंगो शावर्स कहाँ आते हैं स्लाइड के अकॉर्डिंग? टेक्स्ट को स्ट्रिक्टली फॉलो करें तो लिखा है कि मॉनसून पूर्व वर्षा को केरला में आम्र वर्षा या मैंगो शावर्स कहा जाता है। ये एमसीक्यू डेफिनेटली एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट लग रहा है। लौटते हुए मॉनसून से किस राज्य में सर्वाधिक वर्षा होती है? स्लाइड के लेबल्स और एरोज कंफर्म करते हैं कि सही जवाब ऑप्शन सी तमिलनाडु है। ये क्लाइमेटिक वेरिएशंस की बहुत अच्छी मैपिंग थी। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। ये ग्रीन टोपोलॉजी वाला मैप काफी डिटेल लग रहा है। बिल्कुल। इस स्लाइड में हमें एक लश ग्रीन टोपोलॉजिकल मैप दिखाई दे रहा है, जो देश के वेजिटेशन कवर को दर्शाता है। हेडिंग है भारत के वन और प्राकृतिक वनस्पति। यहाँ पहली लाइन में एक पॉलिसी नोट है। राष्ट्रीय वन नीति 1988 के अनुसार देश के 33% भाग पर वन आवश्यक है। फिर मार्क किया गया है कि सर्वाधिक जैव विविधता वाली शांत घाटी यानी साइलेंट वैली केरला में स्थित है। भारत में मैंग्रोव वनस्पति मुख्य रूप से सुंदरबन वेस्ट बंगाल में पाई जाती है और भारत में सागौन या टीक के जंगल सर्वाधिक मध्य प्रदेश में इंडिकेट किए गए हैं। पॉलिसीज और उनके परसेंटेजेस थोड़े वॉलेटाइल होते हैं याद रखने में। नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी किस साल की है और कितना फॉरेस्ट कवर जरूरी है इस टेक्स्ट के हिसाब से? स्लाइड पर क्लियर फैक्ट्स दिए गए हैं। पॉलिसी राष्ट्रीय वन नीति 1988 की है और इसके स्ट्रिक्ट अनुसार 33% भाग पर वन होना आवश्यक है। ये पॉइंट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट लग रहा है एनवायरमेंटल ज्योग्राफी के पर्सपेक्टिव से। एमसीक्यू में पूछा है कि भारत में मैंग्रोव वनस्पति का सर्वाधिक विस्तार किस राज्य में पाया जाता है? टेक्स्ट और ग्रीन मैप लेआउट से बिल्कुल क्लियर है। सही ऑप्शन बी वेस्ट बंगाल है। बायोडाइवर्सिटी और वेजिटेशन टाइप्स पर ये एक क्रिस्प रिव्यू था। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। यहाँ काफी इंटरेस्टिंग एनिमल आइकन्स हैं पूरे मैप पर। हाँ देखो, इस स्लाइड के मैप में वाइल्ड लाइफ पर फोकस है। अलग अलग जगहों पर एनिमल आइकन्स बने हैं, जैसे एक लायन का आइकन, एक फ्लाइंग बर्ड, एक राइनो और एक पॉ प्रिंट। टॉपिक है राष्ट्रीय उद्यान और पक्षी विहार। यहाँ फैक्ट्स है कि क्योला देव घना जो राजस्थान में है वो प्रवासी पक्षियों के लिए जाना जाता है। गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात को एशियाटिक लायंस का एकमात्र आवास बताया गया है। भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है, जो उत्तराखंड में मार्क किया गया है। और काजीरंगा असम को एक सींग वाले गैंडे के लिए विश्व प्रसिद्ध दिखाया गया है। वाइल्ड लाइफ हैबिटेट्स मैचिंग टाइप क्वेश्चंस में बहुत कॉमन है। एशियाटिक लायंस का एकमात्र आवास या हैबिटेट कौन सा लिखा है यहाँ? लायन आइकन वाले लेबल पर ध्यान दें तो लिखा है कि गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात एशियाटिक लायंस का एकमात्र आवास है। तिरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? राइनो आइकन और टेक्स्ट कंफर्म करते हैं कि सही जवाब ऑप्शन ए असम है। प्रोटेक्टेड एरियाज पर ये काफी हाई यील्ड इंफॉर्मेशन थी। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। इस मैप पर काफी नंबर्स यानी न्यूमेरिकल लेबल्स दिख रहे हैं। सही कहा। इस स्लाइड में कंजर्वेशन एरियाज का एडवांस्ड मैप है, जिसमें न्यूमेरिकल लेबल्स मार्क किए गए हैं, जो स्पेसिफिक रिजर्व्स को दिखाते हैं। हेडिंग है बाघ अभ्यारण्य और जैव मंडल रिजर्व। टाइमलाइन फैक्ट ये है कि भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व नीलगिरी है, जो वर्ष 1986 में बना था। प्रसिद्ध पन्ना टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में स्थित दिखाया गया है। सुंदरबन बाघ अभ्यारण्य वेस्ट बंगाल में स्थित है
और एक की फैक्ट है कि भारत का सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य नागार्जुन सागर श्रीशैलम है, जो आंध्र प्रदेश में मार्क किया गया है। डायमेंशंस को लेकर एक क्विक डाउट क्लियर करनी है मुझे। सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है एज पर दिस डेटा? स्लाइड पर लार्जेस्ट रिजर्व वाले लेबल पर क्लियरली लिखा है भारत का सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य नागार्जुन सागर श्रीशैलम, आंध्र प्रदेश में है। ये एमसीक्यू देखिए, फाउंडेशन लेवल का सवाल है और एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट लग रहा है। भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है? पहले बुलेट पॉइंट और साल 1986 के हवाले से करेक्ट आंसर ऑप्शन सी नीलगिरी है। रिजर्व्स को लेकर ये बहुत ही डेंस और इंफॉर्मेटिव मैपिंग थी। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। ये मैप तो कंप्लीटली कलर कोडेड है सॉइल टाइप्स के हिसाब से। देखो इस स्लाइड में जो मैप है वो सॉइल डिस्ट्रीब्यूशन के आधार पर डिस्टिंक्टली कलर कोडेड है, जो अलग अलग मिट्टी के प्रकार को समझाता है। टॉपिक है भारत की मिट्टियां। यहाँ फैक्ट्स में बताया गया है कि भारत के सर्वाधिक क्षेत्र, जो कि एग्जैक्टली 43% दिया है, पर जलोढ़ मिट्टी यानी अलूवियल सॉइल पाई जाती है। कैश क्रॉप्स के रेफरेंस में लिखा है कि कपास की खेती के लिए काली मिट्टी, जिसे रेगुर भी कहते हैं, सर्वोत्तम होती है। चाय और कॉफी के बागानों के लिए लैटेराइट मिट्टी सर्वाधिक उपयुक्त बताई गई है। और एक ट्रेडिशनल टर्म यूज हुई है कि गंगा के मैदानों की पुरानी कछारी मिट्टी को बांगर कहा जाता है। कैश क्रॉप्स और सॉइल का कनेक्शन एग्जाम फेवरेट्स में से एक है। चाय और कॉफी के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त है टेक्स्ट के अनुसार? टेक्स्ट में स्पेसिफिक इंडिकेटर है कि चाय और कॉफी के बागानों के लिए लैटेराइट मिट्टी सर्वाधिक उपयुक्त होती है। इस स्लाइड का एमसीक्यू भी सिमिलर थीम पर है। ये पॉइंट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट लग रहा है। कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मिट्टी कौन सी मानी जाती है? कलर कोडिंग और लेबल से एकदम कंफर्म होता है कि सही आंसर ऑप्शन बी काली मिट्टी या रेगोर है। सॉइल ज्योग्राफी का ये ब्रेकडाउन बहुत क्लियरली विजुअलाइज था। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। इस बार मैप पर आइकन्स, क्रॉप्स और डेयरी से रिलेटेड हैं। बिल्कुल, इस स्लाइड पर विजुअल एलिमेंट काफी डिस्क्रिप्टिव है। मैप में अलग अलग आइकन्स हैं, जैसे गेहूं का आइकन, एक चावल का प्लांट और एक बड़ा मिल्क ड्रॉप जो स्पेसिफिक स्टेट्स के ऊपर प्लेस्ड है। हेडिंग है भारतीय कृषि और क्रांतियां। यहाँ स्टेट वाइज फैक्ट्स हैं कि भारत का सर्वाधिक गेहूं उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश है। हरित क्रांति के जनक के रूप में डॉक्टर MS स्वामीनाथन का नाम दिया गया है। भारत का सबसे बड़ा चावल उत्पादक राज्य वेस्ट बंगाल मार्क किया गया है। और श्वेत क्रांति, जिसे ऑपरेशन फ्लड कहते हैं, जो ब्रैकेट में 1970 लिखा है, उसके जनक डॉक्टर वर्गीज कुरियन बताए गए हैं। टाइमलाइन रिलेटेड क्वेश्चंस के लिए एक डाउट है। ऑपरेशन फ्लड किस साल शुरू हुआ इस स्लाइड के हिसाब से? स्लाइड पर एक्सप्लिसिटली ब्रैकेट में मेंशन्ड है कि ऑपरेशन फ्लड 1970 में शुरू हुआ था। और एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन से जुड़ा ये एमसीक्यू पॉइंट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट लग रहा है। ऑपरेशन फ्लड या श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? पुलिश होता है कि इसका आंसर ऑप्शन बी दुग्ध उत्पादन है। कृषि और क्रांतियों की ये स्लाइड आसान और विजुअल तरीके से फैक्ट्स कवर करती है। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। यहाँ एनर्जी और मेटल्स के सिंबल्स बने हैं। देखो इस मैप में की इकोनॉमिक रिसोर्सेज के आइकॉन्स दर्शाए गए हैं। एक गोल्ड का आइकॉन है, एक ब्लैक कोल ब्लॉक, एक ऑयल ड्रॉप और एक रेडियो एक्टिव लुकिंग यूरेनियम ब्लॉक। टॉपिक है खनिज और ऊर्जा संसाधन। फैक्ट्स पढ़ें तो लिखा है कि सोने की सर्वाधिक मात्रा कोलार खदान कर्नाटक से प्राप्त होती है। भारत में सर्वप्रथम खनिज तेल का उत्पादन डिगबोई असम में प्रारंभ हुआ था। सर्वश्रेष्ठ कोयला खदान झरिया झारखंड में स्थित दिखाई गई है। और यूरेनियम के विशाल भंडार तुमालापल्ले आंध्र प्रदेश में मार्क किए गए हैं। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रैंकिंग्स पर काफी फोकस रहता है। कोयले की सर्वश्रेष्ठ खदान कहाँ है यहाँ? बुलेट पॉइंट में सीधे तौर पर क्लियर है। सर्वश्रेष्ठ कोयला खदान जरिया झारखंड में स्थित है। ये पॉइंट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट लग रहा है। एमसीक्यू बॉक्स में पूछा है कि कौन सा राज्य गोल्ड प्रोडक्शन में प्रथम स्थान पर है। सोने का आइकन और लेबल क्लियरली इंडिकेट करता है कि सही जवाब ऑप्शन सी कर्नाटका है। मिनरल्स और एनर्जी रिसोर्सेज का ये काफी क्रूशियल मैप था। चलो अब हमारी आखिरी स्लाइड देखते हैं। फाइनल मैप में हाईवेज का नेटवर्क काफी प्रोमिनेंट है। देखो इस आखिरी स्लाइड में मैप पर हाईवे रूट्स को लाइंस के थ्रू और ट्राइबल जोन्स को मार्क किया गया है। टाइटल है परिवहन व्यवस्था और जनजातियां। यहाँ पहला फैक्ट है कि भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH-44 है, जो श्रीनगर से कन्याकुमारी तक जाता हुआ दिखाया गया है।
डेमोग्राफिक्स की बात करें तो जनसंख्या की दृष्टि से भारत की सबसे बड़ी जनजाति भील बताई गई है। भारत का सबसे गहरा और सुरक्षित बंदरगाह विशाखापट्टनम मार्क किया गया है और वर्तमान में भारतीय रेलवे को 18 जोन्स में बांटा गया है, ये टेक्स्ट एक्सप्लिसिटली लिखा है। ट्रांसपोर्ट मॉड्यूल्स काफी अपडेट होते रहते हैं। स्ट्रिक्टली इस डेटा के अनुसार इंडियन रेलवेज के कितनी जोन्स दिए गए हैं? इस स्लाइड पर क्लियरली और कैटेगोरिकली स्टेटेड है कि वर्तमान में भारतीय रेलवे को 18 जोन्स में बांटा गया है। और इस मास्टर क्लास का फाइनल एमसीक्यू बॉक्स भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट लग रहा है। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? हाईवे रूट की लाइन और टेक्स्ट दोनों से एकदम क्लियर है। इसका आंसर ऑप्शन सी NH44 है। ये इंफ्रास्ट्रक्चर और ह्यूमन ज्योग्राफी पर एक बहुत अच्छा रैप अप था। एक ऑब्जर्वेशन यहाँ काफी स्ट्रांग है। जब कोई ज्योग्राफी को सिर्फ टेक्स्ट्स की तरह पढ़ने के बजाय विजुअल मैपिंग के साथ पढ़ता है तो इन डिटेल्स को रिकॉल करना काफी आसान हो जाता है। एग्जाम प्रिपरेशन के लिए ये डेटा एक्सट्रैक्शन सच में वाइटल है। बिल्कुल, और सोचने वाली बात यह है कि जब हम इन सब आइसोलेटेड फैक्ट्स को कनेक्ट करते हैं तब पूरे देश की ज्योग्राफिकल ब्लूप्रिंट समझ में आती है। सोचिए कि कैसे हर स्लाइड एक दूसरे से जुड़ी हुई थी। उदाहरण के लिए नॉर्थ और पेनिनसुलर रिवर्स के कंटिन्यूअस फ्लो को हमने स्लाइड 4 और 5 में देखा। वही रिवर्स हजारों साल फ्लो करके अलूवियल सॉइल का डेपोजिशन करती हैं, जिसका जिक्र स्लाइड 12 की मिट्टी वाली स्लाइड में था। और फिर वही स्पेसिफिक अलूवियल मिट्टी आगे चलकर स्लाइड 13 में उत्तर प्रदेश और वेस्ट बंगाल जैसे राज्यों के मैसिव एग्रीकल्चरल आउटपुट यानी व्हीट और राइस प्रोडक्शन को डिसाइड करती है। ये एक इंटरकनेक्टेड सिस्टम है और इस चेन को पकड़ लेना ही रियल एग्जाम स्ट्रैटेजी है। सही कहा। ज्योग्राफी को आइसोलेटेड बुलेट पॉइंट समझने के बजाय ये इंटरकनेक्टेड चेन उसको कितना इंटरेस्टिंग और लॉजिकल बना देती है। आज के इस डीप डाइव सेशन से फैक्चुअल रिटेंशन डेफिनेटली काफी स्ट्रांग होगा। विजुअल्स और मैप बेस्ड रीडिंग को अपने रिवीजन का हिस्सा बनाना प्रिपरेशन में एक बड़ा एज दे सकता है। कीप रिवाइजिंग लॉजिकली एंड कंसेप्चुअली।